सास और समाज के ताने झेलते झेलते 10 साल गुजारने के बाद जब दीदी को पता चला कि वह गर्भवती है तो खुशी के मारे उसके आंखों से आंसू आ गए। उन आंसुओं को रोकना भी तो उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि जिस स्त्री ने शादी के 10 साल बाद तक निसंतान बांझ जैसी अपमानों और पारिवारिक व सामाजिक तीर बांध झेले हों, जिसकी अपनी आत्मा मातृत्व को तरस गई हो, आज इस खबर से सारे दुख के बादल छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सामाजिक और पारिवारिक अपमान के स्थान के बदले सम्मान लेना चाहता हो। वो क्षण अंततः सुखद आभास देते हैं और सबसे बड़ी खुशी अपनी ही कोख में पल रहे अपने प्रतिबिंब के प्रति उमड़ता मातृत्व भाव, जो स्त्री को अपने आप में पूर्णता की अथाह खुशी देता है। दीदी स्वभाव से बहुत धर्म वाली थी। ना जाने इतना कुछ सहने की शक्ति उनमें कहाँ से पैदा होती रहती थी। परिवार भी भरा पूरा था। एक बड़ी ननद जो शहर में ही ब्याही गई थी और एक देवर देवरानी जिसकी शादी के साल भर बाद ही एक पुत्र रत्न पैदा होने से परिवार की दुलारी बन गई थी। और सारे दिन बच्चे में लगे रहने से काम ना करने का बहाना जो था वो अलग। उसकी शादी दीदी की शादी के 7 साल बाद हुई थी और इस समय उनके 3 बेटे हैं। दीदी को हर समय घर की चक्की में पिसते रहना पड़ता। सबकी फरमाइशें पूरी करने के साथ हर समय यह भी सुनना पड़ता कि ये तो बांझ है, इसे तो एक बच्चा भी नहीं हुआ है, इसे तो फुर्सत ही फुर्सत है। एक बार दीदी देवरानी के रोते बेटे को चुप कराने लगी, जो किसी हाल में चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी समय बाहर से आती नीलम तुरंत अपने बेटे को दीदी की गोद से खींचते हुए बोली, भाभी जी, आप तो घर के काम ही किया करे, ये आपके बस का नहीं। इतने में सास बोल पड़ी, बच्चे की माँ को ही बच्चे की ज़रूरत का पता चलता है कि उसे कब क्या चाहिए या उसे कोई परेशानी है या नहीं। बच्चा पालना कैसा होता है बच्चा होने से ही पता चलता है। और एक बार तो दीदी की सास की एक सहेली उनके घर आई और उन्होंने दीदी की सास को सलाह दी, अजी बड़ी बहू को पटाकर लिखवा लो कि मैं बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हूँ और गौतम की दूसरी शादी कर दो। इसका क्या है, घर में पड़ी रहेगी, रोटी कपड़े में सारा दिन घर का काम करती रहेगी। और हमारे ये तो कहते हैं कि घर से बाहर निकलते समय राड मिले तो भली पर बांझ ना मिले। दीदी ने चाय की ट्रे लाते हुए उनकी सारी बातें सुन ली। अब तो उसके पैरों तले धरती ही खिसक गई। कौन था जो उसके मन की व्यथा को समझता, उसे गले से लगाता, जब जीजा जी ही उसके दुख दर्द को नहीं समझना चाहते थे, क्योंकि वो भी तो अपने माता पिता के श्रवण कुमार जो ठहरे, बीवी की आवश्यकताओं और परेशानियों से दूर। पर औरत का यह रूप देखकर मेरा मन ग्लानि से भर उठा। सच, आज औरत की दुर्दशा करने वाली औरत ही है और कोई नहीं। लेकिन मैं भी लाचार दीदी की कोई मदद नहीं कर पा रही थी, बस उनके दुख दर्द को सुनकर एहसास भर कर लेती थी और जब तब उन्हें हिम्मत दिलाती रहती। हर बार यही कहती रहती कि दीदी, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, हर रात के बाद सुबह की एक नई किरण आती है। चलिए पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं दीदी की छोटी बहन श्वेता। मेरी शादी 2 वर्ष पूर्व सुजीत जो आईएएस हैं उन्हीं के साथ हुई थी। संजोग से 4 माह पूर्व ही सुजीत का तबादला भी यहीं हो गया था। मैं भी जबलपुर कॉलेज से त्यागपत्र देकर यही गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्य करने लगी थी। मेरे यहाँ आने के बाद दीदी बहुत संतुष्ट नजर आती थी और इस खबर के बाद तो वह हमेशा मुझसे कहती रहती थी कि श्वेता, तेरे कदम तो मेरे लिए बहुत मुबारक है। दीदी के 2 माह बाद ही मैंने भी कंसीव कर लिया था। मेरा व दीदी का मिलना होता रहता था। ना जाने ये बदलाव स्वार्थवश स्थायी या अस्थायी था। एक दिन हम दोनों का खाना दीदी के घर पर था। खाने के बाद बस यूं ही गपशप होती रही तो दीदी की सास बोली, श्वेता, तुम्हारी दीदी भी तुम्हारा साथ देने के लिए इतने समय से प्रतीक्षा कर रही थी। और हाँ,
श्वेता, अब तो तुम्हें भी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा, क्यों अम्मा जी? जो महिलाएं नौकरी करती है वह बच्चे नहीं पाल सकती या घर के काम नहीं संभाल सकती है क्या? और दीदी वाली गलती मैं नहीं कर सकती। हमारे माता पिता ने कितने मुश्किलों में भी हमें शिक्षित कर अपने पाँव पर खड़ा किया और हम खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ले। वैसे दीदी ने भी अपनी खुशी या मजबूरी में जो भी हो नौकरी छोड़ने का निर्णय गलत ही लिया। तो दीदी की सास बोली, अरे बच्चे होंगे तब पता चलेगा। मैंने हंसते हुए नीलम दीदी की ओर देखकर कहा, क्यों अम्मा जी? ये नीलम दीदी जो आए दिन शॉपिंग का शौक पूरा करती है, उतना समय नौकरी में पूरा किया जाए तो क्या बुराई है? उस दिन के बाद से दीदी की सास व देवरानी मुझसे खुश नहीं रहती थी, पर अब वह दीदी को अक्सर कहती कि तुम्हारी बहन बहुत तेज है। ना जाने क्यों मुझे पुरुषों की उपेक्षा, नारी द्वारा नारी के अधिकारों का हनन अधिक कष्टप्रद लगता था। और यह सच भी है, जब भी पुरुष वर्ग नारी का शोषण करता है, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष नारी का ही हाथ नजर आता है। मुझे याद है, दीदी जब छोटी थी तो हर समय माँ कहती रहती थी कि तुम घर के बाहर खेलने नहीं जाओगी, और दीदी हमेशा इस बात पर खींचती थी कि भैया जाएगा और मैं नहीं। पर क्यों, जबकि वो तो घर का काम भी नहीं करता है और बाहर खेलने भी जाता है। जब 9वीं कक्षा में आई तो पढ़ने में होशियार होने पर भी कला विषय ही दिलाया गया, क्योंकि विज्ञान या वाणिज्य जिन स्कूलों में थे उनमें शिक्षा थी और मेरी माँ इस बात के लिए कभी राजी नहीं थी। इसीलिए आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें लड़कियों के कॉलेज में ही प्रवेश दिलाया। और तो और माँ के ढेर सारे नियमों के तहत, जैसे और नहीं हंसना, जवाब नहीं देना, भैया के दोस्तों से ज़्यादा हंसकर नहीं बतियाना, ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं बैठना, देर तक नहीं सोना, और भी ना जाने क्या क्या। वर्षों औलाद ना होना भी माहौल कुछ ऐसा बना दिया था कि पहला लड़का ही होना चाहिए। दीदी को यह आशंका भी बेचैन किए रहती थी, अब क्या होगा अगर लड़की हो गई, तो फिर मुझे सास व इनके अपमान की भोग्य बनना पड़ेगा। आखिर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। दीदी ने एक बहुत सुंदर बिटिया को जन्म दिया। मैं व सुजीत दीदी से अस्पताल में मिलने गए। मुझे देखते ही दीदी मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, भगवान ने इतने वर्षों बाद मेरी गोद भरी, वह भी बिटिया से जो घर वालों को कतई पसंद नहीं। मैंने कहा, हद हो गई दीदी, आप भी ऐसी बात कर रही हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने इतनी प्यारी बेटी दी है, और बेटी तो माँ की सबसे अधिक हमदर्द होती है। वह तो सब सही है श्वेता, यूँ तो मैं बेटी पैदा कर बहुत खुश हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं इस बेटी को परिवार व समाज में सम्मानजनक स्थान दिला पाऊँ, और यह भी साबित कर सकूँ कि बेटी भी माँ बाप का नाम रोशन करती है। अरे वाह दीदी, आज मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि दीदी ने बिटिया के होने के साथ ही अपने अंदर इस संकल्प को बल दिया है। सुजीत भी बोल उठे, दीदी आज आप में पैदा हुए इस आत्मविश्वास को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इतने में दीदी की सास आई और मुझे देखकर बड़ी रुआंसी सी आवाज़ में बोलने लगी, इतने सालों बाद बच्चा हुआ, वो भी लड़की। मैं तुरंत बोल उठी, अम्मा जी, अपनी 2 बुआओं के बाद तो घर में इतने सालों बाद भतीजी आई है, आपको तो खुश होना चाहिए। 2 माह पश्चात ही मैंने एक बेटे को जन्म दिया, पर कसक सी थी कि दीदी के इस बार बेटा हो जाए तो शायद उन्हें अपने सास ससुर से सम्मानजनक स्थान मिल जाएगा। किसी भी कीमत पर दीदी को सम्मान दिलाने की इच्छा समय के साथ बलवती होती जा रही थी। मेरा बेटा 3 वर्ष का हो चुका था। एक दिन दीदी के घर आई, दीदी आप अस्पताल चलेगी? दीदी परेशान होती हुई बोली, क्या हुआ तुझे? अरे दीदी परेशान मत हो, थोड़ा चेकअप कराना है। दीदी ने बताया, श्वेता मुझे भी दिखाना है, 15 दिन ऊपर हो गए हैं, किंतु विशेष परेशानी नहीं, बस थोड़ी कमजोरी से लगती है। मैंने मजाक किया, क्यों दीदी, इस बार दोनों की तारीख एक ही आएगी क्या? डॉक्टर ने दोनों मुआयना
किया। बड़े ही आश्चर्य से बोले, क्या बात है? दोनों के बीच बस हफ्ते का ही फर्क है। क्या योजना प्रेगनेंसी का? मैंने कहा, डॉक्टर साहब ऐसी बात तो नहीं है, महज एक इत्तेफाक है, पर सुखद है। अब मैं अक्सर दीदी को याद दिलाती रहती थी, देखना दीदी, इस बार आपको बेटा और मेरी बेटी होगी। दीदी के घर जाती, उनके ससुराल वालों व जीजा जी के साथ हमेशा शर्त लग जाया करती कि इस बार दीदी को बेटा ही होगा। यह सुनकर ही उनके परिवार वाले खुश हो जाया करते। इस बार भी हम डिलीवरी के लिए अपने मायके निश्चित समय पर पहुँचे। निश्चित समय पर हम अस्पताल पहुँच गए। भगवान ने हमारी सुन ली। मुझे बेटी और दीदी को बेटा हुआ। मैं व दीदी 2 माह बाद अपने अपने घर चली गई। सुजीत व उसके माता पिता बिटिया से बहुत खुश थे। हमारा तबादला हो गया था, वह अगले हफ्ते ही हमें जाना भी था। मुझे व दीदी दोनों को ही एक दूसरे से बिछड़ने का दुख था, पर जाते जाते दीदी की बिटिया रागिनी के पैदा होने के समय उठे उनके मन के संकल्प याद दिला, उस पर अमल करते रहने की सलाह दी। समय अपनी गति से व्यतीत होता रहा और समय के साथ ही बच्चे भी बड़े होते गए। चारों बच्चे पढ़ने में होशियार थे। बढ़ती उम्र व पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण सुजीत के साथ 3 साल बाहर चले जाने से दोनों बहनों को आपस में मिले व दिल की बातें किए एक जमाना गुजर गया था। दीदी के पत्रों से इतना अवश्य पता चलता था कि जैसे दीदी में अब पहले वाली बात नहीं है। अब उन्होंने अपने परिवार में अपने इज्जत स्वाभिमान बनाने के साथ बच्चों को भी बड़ा संस्कारी, शिक्षित व स्वयं के प्रति बच्चों में एक श्रद्धा केंद्रित की थी। एक दिन सुबह सुबह पेपर पढ़ा तो मारे आश्चर्य व खुशी से आंखों में आंसू लिए चिल्ला पड़ी। सुजीत नहा रहे थे। मैं बाथरूम का दरवाजा बाहर से ही पीट पीट कर कहने लगी, सुजीत सुनो, कितनी बड़ी खुशखबरी है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। जल्दी बाहर आओ। सुजीत घबराए से आधे नहाए बाथरूम से निकले और पूछा, क्या हुआ? ये देखो पेपर की खबर। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रागिनी शर्मा पिता गौतम शर्मा आईआईटी में प्रथम स्थान पर रही। सुजीत ने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखते हुए कहा, हाँ श्वेता, यह सच है। हमारी रागिनी बेटी ही आईआईटी में प्रथम है। तुम्हें उसकी तस्वीर देखकर भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, शायद इसलिए कि तुम्हारी आंखों से अभी तक आंसू बह रहे हैं। श्वेता आंसू पोंछते हुए अपने को संयत करते हुए बोली, मेरी खुशी के मारे यह स्थिति है तो दीदी जीजा जी की स्थिति मेरी कल्पना से बाहर है। आज उसके दादी बाबा के पैर जमीन से ना जाने कितने ऊपर उठ गए होंगे। सुजीत मेरी स्थिति बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। उन्होंने कहा, दीदी को फ़ोन लगाओ और बोलो हम 1 घंटे बाद रवाना होकर शाम तक खुद पहुंचकर रागिनी को बधाई देंगे। यह ऑफिस जाकर कुछ ज़रूरी काम देकर छुट्टी लेकर आने को कह गए थे। मैंने शीघ्रता से अपने व इनके कपड़े लगाए। कुछ लोगों को फ़ोन आए, वह कुछ को समाचार दिए और रवाना हो गए। हम लोगों के तबादले जल्दी जल्दी होने की वजह से दोनों बच्चे हॉस्टल में थे। उन्हें भी समाचार दिया। सच, दीदी ने रागिनी के होने के समय जो रागिनी की उसके पूरा करने में भाग ने साथ दिया। बेटियां पिता व घर के दिल की दुनिया में थोड़ी सी जमी, थोड़ा आसमां ही तो चाहती है। यदि उन्हें उनका अधिकार मिल जाए, प्यार मिल जाए, तो उनके नाम से भी पिता की पहचान बन सकती है। क्यों सुजीत, यह सच है ना? सुजीत जोर से हंसे और बोले, मैडम, आप शरीर से यहाँ और मन से दीदी व रागिनी से बातें कर रही हैं। मुझसे तो तुमने इतनी देर में किसी तरह की बातचीत की नहीं कि मैं तुम्हें कोई जवाब देता। श्वेता मुस्कुराते हुए झेप गई। रात 8 बजे हम दीदी के घर पहुंच गए। गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले दीदी बाहर आ गई थी। बस मैं व दीदी एक दूसरे से ऐसे गले लगे कि मन की सारी खुशी, सारी बातें, मानो इस उपलब्धि की बधाई भी एक दूसरे को इन आंसुओं से ही देना चाहते थे। इतने में रागिनी बोली, मौसी, आप सारी बातें इस तरह करेंगी या मुंह से भी कुछ कहेंगी? रागिनी की मधुर आवाज़ ने तो आकर्षित किया ही, साथ ही उसे मैं एकटक निहारती रही।
कितनी सुंदर लग रही थी। रागिनी के चेहरे पर विश्वास की चमक, सादगी की खूबसूरत अदा, शालीनता से पहले लिबास पर लंबे लंबे बालों की चोटी। क्या इसी लड़की ने आईआईटी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? उसने मेरे पैर छुए, वह आशीर्वाद में उसे अपने सीने से लगाया और गौरवान्वित महसूस किया। एक नारी की उपलब्धि ने संपूर्ण नारी को सम्मानित किया है। आज रागिनी की उपलब्धि ने सारे परिवार की धारणा बदल दी। अतः इस परिवार में आने वाली पीढ़ियों तक लड़की को अभिशाप नहीं माना जाएगा। आज जीजा जी भी बोले। रागिनी के साथ साथ उसकी माँ भी बधाई की पात्र है। इतने में दीदी की सास भी बोल पड़ी, भाई अगर बेटियां ही ऐसी होनहार निकल जाएं तो बेटों के लिए क्यों परेशान होना पड़े। अम्मा जी, आप यह बात आज कह रही हैं? जिस दिन रागिनी पैदा हुई थी सबसे ज़्यादा दुख आपको ही था। उसके पिता व दादा तो उसे 1 माह देखने भी नहीं आए थे। मेरे व रागिनी के आप लोगों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार से श्वेता ने अपनी जान पर खेलकर सामान्य प्रसव को भी ऑपरेशन से करवाकर आपकी दूसरी पोती के बदले अपना बेटा मेरी गोद में डाला। दीदी की यह बात सुनकर सबके साथ मैं भी अवाक रह गई, पर अनायास मेरे मुंह से निकला, नहीं दीदी नहीं, यह सच नहीं है। आज मुझे बोलने दो। मुझे डॉक्टर माथुर से सब पता चल गया है। आज हमारे परिवार व समाज को भी पता चले कि एक नारी के प्रति नारी सम्मानजनक स्थिति पैदा कर उसे खुशी भी दे सकती है। नहीं दीदी नहीं, इसमें मेरा भी तो स्वार्थ था। मुझे अपना परिवार पूरा करने के लिए रागिनी जैसी सुंदर बेटियां चाहिए थी। परिवार के सभी लोगों की आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ देखे जा सकते थे। पाठकों, आज के ज़माने में भी बहुत से घर ऐसे हैं जहां बेटियों के पैदा होने पर घर में मायूसी छा जाती है, लेकिन जब वही बेटी आगे चलकर अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर देती है तब सबको बेटी होने का महत्व समझ में आता है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी के प्रति कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।